जब सुबह उठते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक हमारी लाइफ किस डायरेक्शन में जाए कि उस लाइफ से हमको फुलफिलमेंट महसूस हो, वो लाइफ हमको फ्रस्ट्रेशन न दिखाए। क्योंकि रोज बहुत से लोगों को, ज़्यादातर लोगों को फ्रस्ट्रेशन महसूस होती है। जो लोग सक्सेसफुल होते रहते हैं उनको भी क्या, किस लिए, क्या करें कि हमको फ्रस्ट्रेशन महसूस ना हो। बहुत से ऐसे हैं जिनको उम्मीद है कि फुलफिलमेंट मिलेगी, तो जो उम्मीद है वो भी अपने आप में फुलफिलमेंट नहीं है। फुलफिलमेंट की उम्मीद फुलफिलमेंट नहीं है, वो भी अपने आप में फ्रस्ट्रेटिंग है। होप, उम्मीद, पता नहीं कल क्या होगा। आज सुबह मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने एक सेकंड चैप्टर में एक खास सेंटेंस पढ़ा, तो मैंने उसको शेयर भी किया फेसबुक पर। कॉग्निशन के ऊपर है। कॉग्निशन मतलब जानते हैं? इंग्लिश वर्ड कॉग्निशन का मतलब कोई भी चीज को महसूस करना अपने सेंसेस से, आंख, नाक, कान वगैरह से महसूस करना, फिर उसको जानना। नॉलेज से थोड़ा अलग है कॉग्निशन। और जब मैंने उसको उसके साथ 2 फोटोग्राफ्स भी शेयर की, उसमें एक में एक आदमी है और एक में एक आदमी नहीं है। खेत में, हम लोग के अपने खेत में वहां गए थे, उसकी फोटो ली थी मैंने। वो सेंटेंस मैंने जब पढ़ के किसी को सुनाया तो सुनने वाला तो कंफ्यूज हो गया। तो उसने मुझसे कहा कि पीजे सर की कोई भी किताब पढ़ोगे क्या? क्या जरूरत है इतनी मुश्किल किताब पढ़ने की? मैं सेंटेंस सुनाना चाहता हूं आपको। सर कह रहे हैं कॉग्निशन क्या है? अ लाइट, एक तरह की रोशनी, विच ओनली इल्यूमिनेट्स, जो चमकाती है, अ क्वाइट डेफिनेट रीजन, कुछ खास रीजन, कुछ खास जगह, amidst the boundless unlighted realm of origin within which it is also lost। जहां पर सब चीजें शुरू होती है, जहां पर बाउंडलेस है, जिसका कोई अंत नहीं है, वहां पर कुछ खास जगह चमकती है और फिर वहीं पर खत्म हो जाती है हमारे मन में। उसको ये कॉग्निशन बोलते हैं। तो जिन्होंने मुझसे कहा वो कृष्णमूर्ति को बोल रहे थे कि वो बड़े साफ सुथरे तरीके से बताते हैं, सिंपल सी चीजें बताते हैं, और सहर जी सब कुछ घुमा घुमा के बता रहे हैं। और तुम्हें तो कुछ है नहीं, तुम्हें तो शहर की किताब मिल गई तो पढ़ना ही पढ़ना है। मैं चुप होकर के मैंने अपने आप से, इनफैक्ट ये बुक जो मेरे हाथ में आज लगी है, इसको मैंने ऑर्डर किया था ऑलमोस्ट 7-8 साल पहले, लखीमपुर आने से पहले। और जब शुरू के 2 पेज पढ़े थे मैंने शुरू में, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था, रख दिया था अंदर। मुझे लग रहा था कि सहर जी पागल थे। वो जब ये किताब लिखी थी तो उनका दिमाग ठीक से, मतलब ही वॉज कंफ्यूज, ही वॉज रीडिंग लॉट्स ऑफ बुक्स, और उस बुक्स में जो भी पढ़ा, मैं ही जब लिखता हूँ, आज अपने आप लिखता हूँ ना, तो शब्द ही शब्द दिखाई देते हैं, उसमें रियलिटी कहीं दिखाई नहीं देती। मुझे लगा था शायद सहर जी के साथ भी ऐसे ही रहा होगा। लेकिन 7-8 साल में काफ़ी दूर आ गया हूँ मैं साइकोलॉजिकली, और शब्दों का थोड़ा ज्ञान बढ़ गया है। तो अब मुझे दिखाई दे रहा है सहर जी ने इस किताब से भी रियलिटी को एक रूप देने की कोशिश की है। लोग जैसे पत्थरों से बिल्डिंग बनाते हैं, ऐसे ही रियलिटी को रूप दिया है। रियलिटी वो चीज है जिसको सुबह से लेकर शाम तक हमको परस्यू करना चाहिए। झूठ वो चीज है जो फ्रस्ट्रेट करती है। आज एक आदमी, बहुत बूढ़ा आदमी, ऑलमोस्ट 75-80 के करीब रहा होगा, और जब लेटा हुआ था बिस्तर पे, बहुत परेशान, बहुत दुखी। एक और औरत थी बेचारी, वो भी 70-75 साल की होगी, दर्द के मारे परेशान थी कि यहाँ दर्द हो रहा है, वहां भी दर्द हो रहा है। अपनी एक ही कंप्लेंट को 10-12 बार बता रही थी। मेरे मन में यही आ रहा था कि क्या चीज मैं परस्यू करूं कि इसकी उम्र तक जब मैं पहुंचूं तो मेरी लाइफ में इतना दर्द, इतनी फ्रस्ट्रेशन ना हो। इस फिजिकल बॉडी का मैं क्या बेस्ट इस्तेमाल कर सकता हूं कि क्योंकि आमतौर पे जो भी लाइफ जी रहे हैं वो नहीं दे रही है सेटिस्फैक्शन, वो फुलफिलमेंट नहीं दे रही है। और हम जिन लोगों को देख करके इंस्पायर हो रहे हैं, अपने घर परिवार वालों को, अपने से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों को देख करके हो रहे हैं इंस्पायर, उनकी भी लाइफ को देख करके बहुत उम्मीद नहीं मिलती। लेकिन फिर कोई बुद्ध आता है या कोई पीजे सहर आते हैं, और वो जब बोलना शुरू करते हैं और आप
सुनना चाहते हैं, आप सीरियसली जानना चाहते हैं कि क्या कोई रियलिटी है, क्या कोई ऐसी चीज है जो मुझे मेरी परेशानियों से आजाद कर सकती है। अगर है और मैं उसको परस्यू करना चाहती हूं, देन वर्ड्स स्टार्ट्स गेटिंग रीडिफाइंड। क्योंकि मैंने देखा आजकल, स्पेशली जब से मैं इस किताब को पढ़ रहा हूं, मुझे कॉमन से वर्ड्स, सिंपल कॉमन वर्ड्स, जैसे एक कॉन्सेप्ट वर्ड आपने बचपन से सुना है, मैंने भी सुना है, लेकिन जब मैंने एक सेंटेंस में सुना और उसको पढ़ा तो मुझे लगा आई नीड टू एनालाइज दिस वर्ड, व्हाई दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड हियर। तो शब्द का रीडिफाइन करना शुरू करता है कोई बंदा, तब खाली शब्द नहीं रहते, किसी बंदे ने रियलिटी को देखा है, अब उसको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। और मन की एक क्वालिटी है, जितना ज्यादा आप किसी चीज के बारे में जानना शुरू कर देते हैं, उतना ही ज्यादा वो चीज आपको पकड़ना शुरू कर देती है। आप किसी बंदे के बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने तो वो बंदे के बारे में आप ज्यादा सोचने लगते हैं, वो आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाता है। ऐसे ही कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं, तो जितना ज्यादा उस चीज के बारे में जान रहे हैं, उतना ही वो चीज आपकी लाइफ का हिस्सा बनना शुरू हो जाता है। तो कल हम पढ़ रहे थे, मैंने कल कहा था कि स्पेशल क्लास होगी आज की। आज हम लोग एक्चुअली जो कुछ भी पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिज्म, जहां पर हम स्पिरिट को, आत्मा को, बोध को, ज्ञान को खोज रहे हैं। आज सहर जी बताने वाले हैं मटीरियलिज्म के बारे में। कहते हैं स्पिरिचुअलिज्म का उल्टा है मटीरियलिज्म। तो कह रहे हैं एनी हाइपोथेसिस कैनॉट बी करेक्ट if it is contrary to the fundamental fact of the course of nature. Any hypothesis, hypothesis मतलब कोई भी एक आइडिया जो हमने सोचा है, cannot be correct, वो सच नहीं हो सकता if it is contrary to fundamental fact of course of nature. अगर नेचर की जो कोर्स है, जो भी नेचर में होता है, अगर उसके खिलाफ हम कोई हाइपोथेसिस करते हैं तो करेक्ट नहीं हो सकता। मान लीजिए नेचर में ग्रेविटी है, तो ये जो हाइपोथेसिस है जो हमने वो हाइपोथेसिस है मटीरियलिज्म, जो हम जिस तरह से जी रहे हैं। ग्रेविटी है यहाँ पर। आज कोई कहता है कि भाई हर चीज जमीन पे गिरती है क्योंकि ग्रेविटी के नाम के एक फोर्स है, और हम कहते नहीं हर चीज ऊपर उठती है, और नेचर में ग्रेविटी है और मैं कहना ऊपर उठती है। तो जो मेरा कहना है ऊपर उठना, वो मेरे हाइपोथेसिस है, वो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि नेचर के खिलाफ है वो। वही कह रहे हैं हाइपोथेसिस कैन नॉट बी करेक्ट, वो सही नहीं हो सकता इफ इट इज कॉन्ट्ररी टू द फंडामेंटल फैक्ट ऑफ द कोर्स ऑफ नेचर। नेचर के फंडामेंटल सच्चाइयों से अगर अगेंस्ट होगा तो वो सच नहीं हो सकता। बट टू दिस कोर्स ऑफ नेचर देयर बिलोंग्स नॉट ओनली द मैन एंड ऑल हिज एक्टिविटीज बट ऑल्सो द इमीडिएट कॉन्शियसनेस ऑफ लिविंग ऑन आफ्टर डेथ। अब हमारे हिसाब से तो हमारी दुनिया खाली जो जी रहे हैं वही है, लेकिन नेचर का जो कोर्स है उसमें तो मरने के बाद, डेथ के बाद जो होता है वो भी उसका पार्ट है ना। हमको नहीं पता मरने के बाद क्या होता है, लेकिन नेचर को तो पता है। दस इट मस्ट बी इंक्लूडेड इन एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइफ। इसलिए शहर के हिसाब से, बुद्ध के हिसाब से, मरने के बाद जो भी हो रहा है उसको लाइफ में हमको स्टडी करने में इंक्लूड करना चाहिए। मैनी क्लेम, तो बहुत लोग क्लेम करते हैं दैट लॉन्गिंग टू लिव आफ्टर डेथ इज पेक्यूलियर टू मैन। सॉरी, हम पहले शुरू पढ़ते हैं। बट टू दिस कोर्स ऑफ नेचर देयर बिलोंग्स नॉट ओनली मैन एंड ऑल एक्टिविटीज बट ऑल्सो इमीडिएट कॉन्शियसनेस ऑफ लिविंग आफ्टर डेथ। मरने के बाद की चीज को भी हमको अपनी पढ़ाई में इंक्लूड करना पड़ेगा। दस इट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइफ। मेनी क्लेम, बहुत लोग क्लेम करते हैं दैट द लॉन्गिंग टू लिव ऑन आफ्टर डेथ इज पेक्यूलियर टू मैन एंड इज बाउंड टू बी फ्रस्ट्रेटेड। हम सब चाहते हैं कि मरने के बाद भी जिए, हम ना मरे। बेसिकली हम कोई नहीं चाहते कि हम मरे, और ये हम सब मरने वाले हैं, इसलिए फ्रस्ट्रेटिंग होगा ही, ये लाइफ फ्रस्ट्रेटिंग होगा बिकॉज हम सब मरने वाले हैं। इज बाउंड टू बी फ्रस्ट्रेटेड। बट द फैक्ट दैट सच अ लॉन्गिंग इज प्रेजेंट इन एवरी मैन, अब ये सच्चाई ये है कि इस तरह की लॉन्गिंग हम सब के अंदर है। But the fact that such a longing is present in every man and so is essential to us gives surely for the realization for this longing in some way or the other in accordance with the axiom.
नेचर मेक्स नथिंग इन वेन। एक्सियम मतलब होता है स्वयं सिद्ध, अपने आप में जो सच हो। अब नेचर में कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं होती, गलती से कुछ भी चीज नहीं होता नेचर में। हमको लगता होगा नेचर में किसी चीज की मिस्टेक से हो गया, कोई सुनामी आ गया, किसी की आदमी की मिस्टेक हो गई, बट नेचर में कोई भी चीज मिस्टेक से नहीं होता। ये कह रहे हैं। अब अगर हमारे मन में ये भी मन हो रहा है कि हम मरने के बाद न मरें, हम जिंदा रहें, तो ये मिस्टेक नहीं है, इसके पीछे कुछ कारण है। वी कुड नॉट पोसेस दिस लॉन्गिंग इफ इट वर नॉट टू बी सेटिस्फाइड। तो इस तरह की इच्छा हमारे मन में आ ही नहीं सकती कि मरने के बाद भी हम जिंदा रहें, अगर वो पूरी नहीं हो सकती। तो नेचर हमको किसी खास रीजन से इस तरह की डिजायर देता है, नहीं तो डिजायर देता ही नहीं हो। इन एनी केस, खैर जो भी बात है, मटीरियलिज्म इज ऑलरेडी रेकेड इन द फैक्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ मॉरल, दैट इज अनसेल्फिश एक्शंस। अब जो मटीरियलिज्म है वो शुरू से ही रेकेड है। रेकेड मतलब बिगड़ी हुई चीज, खराब चीज। मटीरियलिज्म क्या है? इस धरती का हर इंसान जो फॉलो कर रहा है, ज्यादातर इंसान जो भी जी रहा है वो मटीरियलिज्म में ही जी रहा है। पैसे कमाना, अमीर होना, रिस्पेक्टफुल होना। अभी रेड्डी जी अपनी बेटी की शादी इस समय कर रहे हैं, पता है ना? इसी आज की डेट में शादी हो रही है वहां पे, 500 करोड़ की शादी हो रही है, इसमें कि 70 करोड़ की तो उसका गहने, 90 करोड़ के गहने और 17-18 करोड़ का साड़ी पहन करके उनकी बेटी वहां तो उसकी शादी होगी। दिस इज एक्सट्रीम ऑफ मटीरियलिज्म। तो ये मटीरियलिज्म है। आप हंसे भी, इसका मतलब आपको लग रहा होगा वाओ यार ऐसी लाइफ। और वहां बीजेपी के हैं और ये 4 साल तक जेल के पीछे रह चुके हैं, जेल में रह चुके हैं इसी घोटाले में। एक कोल घोटाला हुआ था, तो सारे बीजेपी के नेता ये भी बोल रहे हैं कि जाओ मत करो, ये बहुत गलत बात है। उससे बोलते हैं इतना ज्यादा मैंने पैसे कमाए हैं इस घोटाले में से कि मुझे भी नहीं मालूम मैंने कितने पैसे कमाए हैं। तो ये मटीरियलिज्म का एक्सट्रीम है। मटीरियलिज्म, आज मैं फिर से बता रहा हूं, ये एक बहुत तेज धार की तलवार है। ये जो टॉपिक है, जब मैंने पढ़ा तो धीमे धीमे मेरे मटीरियलिज्म के तार कटते गए। मैं मम्मी को बता नहीं रहा हूं इस चीज को कि मटीरियलिज्म की तार कटने का मतलब जानते हैं क्या होता है? भिखारी बनना, कोई चिंता नहीं होना, जिंदगी पैसा लाएगी नहीं लाएगी। गौतम बुद्ध भिखारी की तरह रहते थे, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया था। एंड ही वॉज फेमस, इनफैक्ट बदनाम थे कि जो भी बंदा उनका लेक्चर सुनता है ध्यान से, घर बार छोड़ देता है, भिक्षु बन जाता था। कहते हैं उनकी वजह से पूरा बिहार गरीब हो गया। अब तक उसका असर चल रहा है। लोग हर घर में से लोग साधु बन जाते थे। तो आज अगर बहुत गौर से ले लिया तो फंसे, क्योंकि लेकिन अगर गलत समझ लिया तो मैं यही कहूंगा कि इसको सुन करके कोई आइडियल मत बनाइएगा कि अब मुझे भी ऐसा करना है। आइडियल आता है जब समझ में नहीं आता। जब कोई चीज समझ में आ जाती है तो कोई आइडियल नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पैसे का एक अपना अलग रोल है, बट मटीरियलिज्म इज डिफरेंट। मटीरियलिज्म शुरू से ही रेकेड है, बकवास चीज है इन ऑन द फैक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मॉरल। अगर आप मॉरल्स की जो सच्चाई है, मॉरल्स एक सच है, उसके बेसिस पे आप अगर आप मटीरियलिज्म को देखें तो मटीरियलिज्म झूठ है, बकवास है। दैट इज अनसेल्फिश एक्शंस। मॉरल मतलब जहां पर आप अनसेल्फिश एक्शंस करते हैं, कोई ऐसा एक्शन जिसमें आपका कोई स्वार्थ ना हो। दे बिलोंग एज मच टू द फिनोमेनन ऑफ लाइफ एज डेथ एंड बर्थ। जो मॉरल है वो जिंदगी के नियमों को वैसे ही बिलोंग करता है जैसे कि लाइफ और डेथ। हर बंदा पैदा होगा, हर बंदा मरेगा। ऐसे ही जो मॉरल्स है, सही एक्शंस करना, ये सिद्धांत है। ऐसा नहीं कि आप चूज करें कि ठीक है सर मैं अच्छा काम करूंगा तो अच्छा फल मिलेगा, मुझे नहीं चाहिए अच्छा फल। हम स्वार्थी बोलेंगे, हम अभी पैसे चुरा लेते हैं, बाद में उसको देख लेंगे, अभी तो एंजॉय कर लें, मटेरियल्स चीज सोचते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि आज मैं कोई चक्कू अपने हाथ में चला लूं तो उससे मेरे हाथ को दर्द होगा, वो लॉ है। या तो मैं कहूं आज चल के कोई भी ऐसा गलत काम कर लूं, लेट्स से मैं ड्रग्स लेना शुरू कर दूं, तो ड्रग्स से मुझे 2-3-10 सेकंड के लिए अच्छा तो लगेगा, लेकिन उसके बाद उससे जो मुझे नुकसान होगा वो तो होना ही होना है। तो ऐसे ही मॉरल्स इज अ लॉ।
ऑफ लाइफ। यहां तक कि इवन मटीरियलिस्ट एस्टीम अ मैन हु सैक्रिफाइस हिज पर्सन फॉर अदर्स। और ये कैसे मालूम पड़ता है? जो लोग मटीरियलिस्ट हैं, मटीरियलिस्ट कौन है? जो प्योरली स्वार्थी लोग हैं, वो लोग भी एस्टीम करते हैं, मानते हैं कि वो आदमी दूसरों से ज्यादा महान है जो सैक्रिफाइस करता है। कितनी विडंबना है। मटीरियलिस्ट को नहीं मानना चाहिए। जैसे अगर मैं स्पिरिचुअलिस्ट हूं, जैसे गांधी जी थे, वो अपने आप को बड़ा वो मानते थे कि वो आध्यात्मिक टाइप के आदमी है, दान पुण्य, लोगों का भला, वो गाना भजन था ना उनका, वैष्णव जन तेने कहिए पीर पराई जाने, जो दूसरों के दर्द को समझे। तो एक आदमी जो स्पिरिचुअलिस्ट होता है वो जानता है कि जो आदमी मटीरियलिस्ट है, जो स्वार्थी है, वो गलत है। लेकिन मटीरियलिस्ट भी ये बात जानता है कि जो मटीरियलिस्ट है उससे महान है जो सैक्रिफाइस करता है। नहीं समझे आप? 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कौन सी गिनती बड़ी है? 100। ये आप जानते हैं। भले आपको 90 गिनती बड़ी पसंद हो, 90 की शक्ल सूरत, 99 कितना अच्छा लगता है, लेकिन आप जानते हैं 90 से ज्यादा बड़ा 100 होता है। ऐसे ही जो आदमी पागल हो मटीरियलिज्म के लिए, वो भी जानता है और मानता भी है कि जो सैक्रिफाइस करते हैं अपनी लाइफ को दूसरों के लिए, वो महान होते हैं, वो सही होते हैं। Even the materialist esteem a man who sacrifices his person for others. ये उल्टा है। मतलब चोर अगर जो सही आदमी को सही बोल रहा है तो अपने आप में बात सही है तभी तो। But how can he reconcile his esteem with his own doctrine, according to which it must be senseless to annihilate oneself to save the life of someone who is nothing to me? लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि वो अपने आप को रिकंसाइल कैसे करेगा, अपनी इज्जत को, अपनी एस्टीम को। अपनी एस्टीम मतलब जब मैं शीशे में अपनी शक्ल को देखता हूं तो मुझे खराब न लगे। ये कैसे करे कि अपनी एस्टीम को बरकरार करे? क्योंकि उसके भी तो लाइफ के कुछ नियम है, कानून है जो फॉलो करता है। जो मटीरियलिस्ट है उसके कानून क्या है? अकॉर्डिंग टू विच इट मस्ट बी सेंसलेस टू एनिहिलेट वनसेल्फ। अपने आप की कोई चिंता ही न करो, ये तो गलत है। तभी तो आदमी स्वार्थी होता है कि मैं अपनी चिंता कर रहा हूं, मैं अपने परिवार की, अपने बच्चों की, उसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूं, भले दूसरे का नुकसान हो। It must be senseless to annihilate oneself to save the life of someone who is nothing to me. मैं उसकी लाइफ के बारे में चिंता ही नहीं करता जो मेरे लिए नथिंग है। रोड पर कोई मरता है तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं टैक्स क्यों दूं? मैं टैक्स बचा रहा हूं अपने परिवार के लिए। ये मटीरियलिस्ट सोचता है। लेकिन उसके मन में वो बात भी है कि जो सैक्रिफाइस करता है वो महान है। इसलिए वो रिकंसाइल नहीं कर पाता अपने अंदर। अपने को वो कहीं न कहीं एक तरह का गिरा हुआ मानता है और मान के चलता है कि चलो मैं गिरे हुए हूं, कोई बात नहीं। एक देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, इसी को कॉन्फ्लिक्ट कहते थे कृष्णमूर्ति। एक तरफ हम मानते हैं कि सही ये है और दूसरी तरफ हम मानते हैं कि गलत ये है और फिर भी हम गलत के साथ हैं। फॉर व्हाट बॉन्ड, क्योंकि उसके हिसाब से कौन सी बॉन्ड है अकॉर्डिंग टू मटीरियलिज्म कैन बाइंड मैन मी टू दिस मैन। मुझे उस बंदे से बांधने वाली कौन सी बॉन्ड है? कोई मुझे नहीं दिख रही। तभी तो उसका नियम है, उसका कानून है। एम आई नॉट अ फूल टू सैक्रिफाइस माई लाइफ फॉर अनदर पर्सन? क्या मैं बेवकूफ हूं कि मैं अपनी जिंदगी को दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करूं? सिंस in accordance with materialistic view of the world, life must be my most precious possession, and I lose everything when I lose my life. भाई लाइफ जीना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो अगर मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगा तो मैं सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं पैसे रुपए इकट्ठे कर रहा हूं ताकि अपनी जिंदगी को बचा सकूं, और अगर अपनी नहीं बचा सका तो कम से कम अपने परिवार की, अपने बच्चों की। ये है मटीरियलिस्टिक व्यू। द मटीरियलिस्ट्स मतलब जो लोग रुपए पैसे को बड़ी कीमत देते हैं, अपने स्वार्थ को बड़ी कीमत देते हैं, हैज अ यूनिवर्स विदाउट वैल्यू। जब मैं सेंटेंस सुना मेरे लिए लगा यार आशीष, इस दुनिया में कोई इंट्रिकेट वैल्यू है? अभी जो नोट है, 1000 का नोट, 2000 का नोट, आजकल हम सब बैंक में जाते हैं जब बदलने के लिए नोट, तो यही उम्मीद रहती है कि या तो 100 का नया नोट मिल जाए या तो 2000 का नया नोट मिल जाए। एक बार तो मन में आता भी है 2000 का नया नोट मिलेगा, 10,000 रुपए लूंगा तो खाली 5 नोट मिलेंगे, बस ऐसे फोल्ड करके जेबा में आ जाएगा। लेकिन क्या इस सब को हटा दें, ये जो पैसे का नोट है और गोल्ड
को हम वैल्यू देते हैं। मैं रिम्पी से कह रहा था कि रिम्पी कहती बताओ इतने 90 करोड़ का तो ज्वेलरी दिया है रेड्डी जी ने अपनी बेटी को, और तुम मुझे मेरे उसमें, अभी हमारी एनिवर्सरी थी बीच में रिसेंटली इसी महीने, बोलते तुम मेरे लिए वो भी नहीं ला, एक अंगूठी भी नहीं ला सकते हो। तो मैंने कहा रिम्पी ऐसा कर सकते हैं कि अंगूठी अगर तुमको चाहिए ना गोल्ड की, तो हम लोग आर्टिफिशियल ले लेते हैं, और गोल्ड चाहिए तो गोल्ड लेकर हम रख लेते हैं संभाल के, वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। बिकॉज जितने भी ज्वेलरी आप खरीदते हैं उसमें मेकिंग चार्ज होता है 30%। तो अगर 1 लाख की ज्वेलरी आप लेते हैं तो 30,000 रुपये वो मेकिंग चार्ज लेते हैं, और अगर वहीं पर आप एक गोल्ड का कॉइन खरीदते हैं 1 लाख रुपए का, तो उसमें मेकिंग चार्ज नहीं होता, यू गेट द कंप्लीट वैल्यू ऑफ इट। लेकिन वो वैल्यू गोल्ड की है क्यों? क्योंकि सब लोग उसको वैल्यू करते हैं। 1000 और 500 की वैल्यू आज नहीं है क्योंकि कोई वैल्यू नहीं कर रहा है अब इसको। लेकिन इस दुनिया में कोई वैल्यू है, क्योंकि मटेरियलिस्ट ये मान के चलते हैं ये यूनिवर्स जो है उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मोल नहीं है इसमें। विच आर द वेरी थिंग्स विच डोमिनेट ह्यूमन थॉट, एटीट्यूड एंड एक्शन। और यही चीज हम सब के दुनिया में, हम सब की लाइफ में डोमिनेट करता है कि इस दुनिया में वैसे तो कोई वैल्यू है नहीं। देखो जानवर को देखो, एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है, कोई वैल्यू है? जंगलबासी है सब जगह, दुनिया जंगल रूल चलता है। Indeed, men sacrifice material possessions because they feel impelled to do so by the moral obligation. लोग अपनी पैसे रुपए को सैक्रिफाइस करते हैं क्योंकि उनको मॉरल ऑब्लिगेशन होता है। मॉरल ऑब्लिगेशन मतलब अगर कोई किसी को मैं जानता पूछता हूं, देना पड़ता है, लोग क्या कहेंगे। ड्यू प्रेल एक फिलोसोफर थे, वो कहते हैं मैन इज द हाईएस्ट फैक्ट ऑफ नेचर। दुनिया का जो नेचर का जो सबसे ऊंचा फैक्ट है, सत्य है, वो इंसान है। और फैक्ट से निकल के आता है फंक्शन, एंड मोरालिटी इज द हाईएस्ट फंक्शन। और इंसान जब मॉरलिस्टिक रहेगा तो वो सबसे महान फंक्शन होता है। इंस्टिंक्टिवली मतलब हम लोग जानते हैं, अंदर से जानते हैं, वी प्लेस मोरालिटी हायर देन नॉलेज। ज्ञान से भी ऊंचा हम मोरालिटी को मानते हैं। मोरालिटी मतलब समझते हैं ना, अपनी जरूरतों को पीछे रखना, सामने वाले की जरूरतों को आगे रखना। कॉन्सिक्वेंटली द रियल टेस्ट ऑफ फिलोसॉफिकल सिस्टम्स इज देयर एप्टीट्यूड ऑफ फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ मॉरल सिस्टम। अब किसी भी फिलोसॉफिकल सिस्टम का, किसी भी इस तरह की टीचिंग का, चाहे ये हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे सिखिज्म हो, उनका टेस्ट क्या है कि आप किस बेसिस पे लोगों को मॉरल सिस्टम सिखा रहे हो, क्या आधार है। मतलब जैसे कुछ लोगों का आधार होता है कि अगर तुम नहीं उनको रिस्पेक्ट करोगे तो मार पड़ेगी, फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें देश से निकाल दिया जाएगा, गांव से निकाल दिया जाएगा। तो वो बहुत सुपरफिशियल बेसिस होता है। बट मॉरल इंस्टिंक्ट इज इलॉजिकल इफ इंडिविजुअलिटी एग्जिस्ट्स ओनली बिटवीन द क्रैडल एंड द ग्रेव। अच्छा, एक और चीज है, जो मॉरल वाली सिस्टम की बात कर रहे हैं, अपनी जरूरतों को पीछे रखो, सामने वाले की पहले रखो, ये एकदम बकवास है। अगर हमारी जिंदगी क्रैडल टू ग्रेव तक है, पैदा हुए और मर गए, इसके बीच में अगर जीना है तो मॉरल फॉरल का कोई जरूरत नहीं है। एक बंदा था चारवाक, काफी टाइम पहले था, बहुत साल पहले, शायद बुद्ध के टाइम पे था, बहुत फेमस था उसमें, बहुत नाम था उसका चारवाक मतलब उसकी बोलता बहुत अच्छा था। और बोलता क्या था पता है? बोलता था कि अगर उधार लेकर के भी घी खाना पड़े तो खाओ, क्योंकि मरने के बाद कोई पूछने वाला नहीं है। लाइफ को जितना एंजॉय करना है करो, उधार लो, लूटो और एंजॉय करो, बस यही लाइफ है। आज करे काल करे सो आज कर, नहीं ये उल्टा, बस लाइफ को एंजॉय करो। ये देखो ही मत कि सामने वाले का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तब होगा जब आपकी लाइफ इसी 2 पॉइंट्स के बीच में है, एक तरफ पैदा हुए, दूसरी तरफ मर गए, और इसके बियॉन्ड आपकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इफ द विजिबल पार्ट ऑफ आवर करियर अलोन हैड वैलिडिटी, हमारे करियर जिसको हम जी रहे हैं, जिसमें रुपए पैसे कमाएंगे, खाली उसी की वैलिडिटी होती, एंड वी वेंट टूवर्ड्स आवर एनिलेशन विथ फुल कॉन्शियसनेस, और हम जानते कि अब इस समय हम मरने वाले हैं, देन वी शुड रिजेंबल men condemned to death, तो हम उसी आदमी की तरह होंगे जो आदमी
जिनको फांसी की लगती है ना, कंडेम्ड, जिनको मरना पक्का है। सोचिए उस आदमी के बारे में जिसको फांसी के तख्ते पर डाला जाता है। उसको पता होता है कि इस तारीख को 12 बजे रात को उसको फांसी दे दी जाएगी। उसी की तरह हमारी जिंदगी होगी। बुद्धा ऑल्सो चैलेंजेस द मटीरियलिस्टिक डॉक्ट्राइन दैट विथ डेथ ऑल इज ओवर। बुद्ध भी कंडेम करते हैं, बुरा मानते हैं कि मटीरियलिज्म ठीक नहीं है, क्योंकि डेथ के साथ सब कुछ खत्म होता है। ही सेड, उन्होंने कहा, इफ इट, मतलब मटीरियलिस्टिक डॉक्ट्राइन समझते हैं ना, सिद्धांत, नियम, दुनिया को मतलब इज ट्रू, अगर मटीरियलिज्म ट्रू है, देन एवरी मॉरल एक्शन इज पर्पसलेस। अगर दुनिया में केवल मटीरियलिज्म ही है सच्चाई, तब तो कोई भी मॉरल का काम ही मत करो, तब तो बेवकूफी है। तब अच्छे से मर्डर करो, रेप करो, सब कुछ करो, क्यों, अच्छा भी क्यों रहना किसी के साथ भी, तो रहो जानवर की तरह। Indeed, the knowledge that materialism makes all true morality impossible is decisive in causing every moral man to refuse it. ये sentences हैं जिसकी वजह से भाई साहब बोल रहे थे, आप क्यों कृष्णमूर्ति को नहीं पढ़ रहे हैं, आप इनको क्यों पढ़ रहे हैं, ये गोल गोल घुमा रहे हैं। लेकिन शब्दों से इतनी सुंदर, these are words which are trying to make meaning of reality. सच बात यह है, द नॉलेज दैट मटीरियलिज्म मेक्स ऑल ट्रू मोरालिटी इम्पॉसिबल। ईमानदारी से अच्छाई क्यों मुश्किल हो जाती है, इज डिसिसिव इन कॉजिंग एवरी मॉरल मैन टू रिफ्यूज इट। ये वही नॉलेज है जिसकी वजह से आदमी रिफ्यूज भी करता है, तो आप आगे समझ में आएगा। द मॉरल मैन indefinitely, immediately feels the overriding importance of moral action and rejects materialism merely from this immediate feeling. हर बंदे को ये पता है कि अच्छाई अच्छी होती है, चाहे कितनी भी आप फिलॉसफी करिए, कोई भी आकर आपको कहे कि कोई दिक्कत नहीं है, मारो पीटो मौज करो, जो भी करना है करो, लेकिन आप जानते हैं अंदर से, जो गलत करता है वो भी जानता है कि अच्छाई अच्छी होती है, मैं कर नहीं पा रहा हूं लेकिन अच्छाई अच्छी होती है। For felt truth is nothing but truth immediately perceived but not yet abstracted into notion. क्योंकि आप जानते हैं, मैं जानता हूं लेकिन मैं अभी तक उसको अब नोशन, मेरा लाइफ का इरादा नहीं बना पाया हूं, धारणा नहीं बना पाया, उस तरह से जी नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं सही है, अच्छाई सही है। And it is only to men who have gained this level of moral action does the Buddha addresses himself. इसलिए बुद्ध सबके लिए नहीं है, ये उन्हीं के लिए है जो जानते हैं कि अच्छाई है दुनिया में, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं, मुझे ये बताइए कि मैं कैसे अच्छाई के रास्ते पर चल सकूं। मैं बार बार डिसाइड करता हूं कि अच्छाई पे चलूंगा, मैंने बहुत बार सुना है, लोग मुझे समझाते भी हैं और मैं भी बहुत बार कोशिश करता हूं, लेकिन मैं बार बार हार जाता हूं। उन बंदों के लिए बुद्ध या नानक है, सबके लिए नहीं है। ये वो पेट्रोल है जिसमें माचिस लगाने के लिए है, बाकी तो पानी है। If the fact of death not being our end established, तो पहले बात तो ये कि डेथ ही हमारा एंड नहीं है, ये क्लियर है सबको कि आज से 50 साल बाद या 10 साल बाद हम मर जाएंगे, उसके बाद भी हम मरने वाले नहीं हैं। अगर ये मान लेते हैं तभी तो हम बुद्ध की बात आगे से पढ़ें, अदरवाइज पढ़ने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज मौज करें, घूमे फिरें। If the fact of death not being our end established, then there arises the further question. तब एक क्वेश्चन उठता है, ठीक है मरने के बाद अभी भी हम फिर से पैदा होंगे, तब क्वेश्चन ये उठता है, of what kind is his continued existence after death? अब मरने के बाद जब मैं फिर से पैदा होऊंगा तो मेरा एग्जिस्टेंस किस तरह का होगा? और मैं रोज इस चीज को देखता हूं, मेरा एग्जिस्टेंस किस तरह का होगा। जब भी मैं सो के उठता हूं मैं बोलता हूं, रिम्पी आज तो मैंने डरावना सपना देखा, आज तो बड़ा अच्छा सपना देखा, आज बहुत ही खराब सपना देखा। वो हर रोज की रात का जो सपना है वो हमारा लाचारीपन या हमारी डेथ का एक्सपीरियंस है, जो डेथ में होगा बहुत सालों तक या पता नहीं कब तक, वो हमको रात को 2 घंटे तक या 4 घंटे तक होता है। The Christians believe the individual continues to exist in an eternal heaven or the eternal hell. क्रिश्चियंस अपना मान के बैठे हैं कि दुनिया में हम सब हमेशा से, जब मर जाएंगे तो भगवान के पास जाएंगे, अच्छा काम किया तो भगवान अपने पास रखेंगे या तो हमको नरक में डाल देंगे। द बुद्धा हाउएवर टॉट द डॉक्ट्राइन ऑफ पैलिंजेनेसिस, लेकिन बुद्धा ने पैलिंजेनेसिस के बारे में कहा है। उन्होंने कहा है कि हम सब का पैलिंजेनेसिस होता है। पैलिंजेनेसिस क्या होता है?
पुनर्जन्म, नया जन्म. From this it is clear that of what decisive importance is the proof that thirst is nothing metaphysical but is subject in every respect to casuality. इस तरह से ये समझिए कि हमारी जो थर्स्ट है, हमारी जो इच्छा है, कोई भी चीज की इच्छा करते हैं, छोटी सी चीज या बड़ी सी चीज, वो कोई मेटाफिजिकल नहीं है यार. भगवान, कोई दूसरी दुनिया का चीज, ईश्वर को पाना है, लेकिन ईश्वर को पता देखा तो है नहीं कभी, तो कम से कम आज पैसे ही कमा ले. पुलिस को खबर दी डॉक्टर ने, उनकी बेटी का रेप हो गया था. मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, क्राइम पेट्रोल के बारे में बता रहा हूँ. रेप हो गया, 15 साल की बच्ची थी. पुलिस आई, पुलिस ने पूछा तो उसने बताया कि हमारे एक आदमी ने, पिंटू शिंदे नाम के किसी बंदे ने रेप किया. 3 पिंटू शिंदे गांव के लोग थे, उनको पकड़ के ले आए. तीनों थे ही नहीं उस बेचारे. एक बेचारा शहर छोड़ के गया था, कभी आया नहीं 2 साल से. तो पता चला लास्ट में बोलती है नहीं झूठ बोला मैंने, नाम वो झूठ गलत बोल दिया. पुलिस बोलता है गलत बोला, सही आदमी बताओ. तो उसने फिर सही आदमी बताया. एक और दूसरा लड़का बताया. लड़का बेचारा रोया, बोलते मेरा तो उसका बॉयफ्रेंड हूँ, मैं उसका रेप कैसे कर सकता हूँ. जो भी हम करेंगे प्यार मोहब्बत से करेंगे, ऐसा थोड़ी है. फिर फाइनली तामझाम हुआ. फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लड़के को बार बार स्टेटमेंट निकल रहे हैं. एंड में एक वकील के थ्रू ये लोग माँ बाप पुलिस के पास आए. बोलते हैं असल में जिसके यहाँ मैं नौकरी करता था, हमारा जो मालिक था, उसी ने हमारी बच्ची का रेप किया है, लेकिन उसने मुझे ऑफर किया था कि 7 लाख रुपए दूंगा. काफी गरीब लोग थे, काफी पुराना केस है, तुम नहीं जाओगे तो. फिर फाइनली पैसा भी नहीं मिला और मेरी बच्ची बेचारी परेशान भी है, तो हमको न्याय चाहिए. ये मटेरियलिज्म है. न्याय तब मांगते हैं जब पैसा नहीं मिलता. अगर पैसा मिल जाए तो न्याय का क्या चाहिए तुमको. लेकिन ये मेटाफिजिकल नहीं है. देखिए, हमको लगता है कि तुरंत जो पैसा कमाया वो हमको बोल इसमें अच्छे से बना के दिखाया. उसकी माँ बोलती है कि इतना पैसा लेकर के तो हम जा सकते हैं यहाँ से ना, कहीं और किसी और गांव में जाके रह सकते हैं. लेकिन जो भी चीज हमारे लाइफ के साथ होता है वो हमारी लाइफ का, हमारे माइंड का हिस्सा बन जाता है. और वो एकदम वैसे ही होता है जैसे शरीर के अंदर कोई कीड़ा हो, कोई बैक्टीरिया हो, वो छोड़ता नहीं है. मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, अगर उसको 7 लाख मिल भी जाते, या तो जैसे आज 500 करोड़ की शादी कर भी रहे हैं, ये जस्ट ट्राई टू इमेजिन द माइंड ऑफ दैट मैन. व्हाट इज ही पीसफुल, इज ही हैप्पी. ऊपर से मत देखिएगा, बिकॉज मैं इसी शहर में कुछ लोगों को जानता हूं जिनके पास अभी ब्लैक का वाइट किया उन्होंने, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए वाइट किए हैं, ये कर भी रहे हैं अभी. बट दे आर एवरी डे स्केयर्ड, दे आर फ्रस्ट्रेटेड. उस फ्रस्ट्रेशन को खत्म करने के लिए वो लोग 1-1 लाख रुपए की दारू पीते हैं, हर हफ्ते पार्टीज करते हैं. वो पार्टीज इसलिए करते हैं, हस्बैंड वाइफ साथ में रहना नहीं चाहते, रहते ही नहीं साथ में, बच्चे उनके परेशान हैं, वो ड्रग एडिक्ट्स हो रहे हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट ट्राई टू बी गुड, आई एम जस्ट सेइंग जो भी चीज आप बनना चाहते हैं बाहर वाले को देखकर, उसकी रियलिटी को झांक करके तो देखिए. अगर मैं देखता हूं ना उन अमीरों की रियलिटी को झांक कर, मुझे डर लगता है उस पैसे से. मतलब मैं उस तरह की जिंदगी के बदले अपनी जिंदगी को एक्सचेंज नहीं करना चाहूंगा, मैं जितना भी अमीर हूं या गरीब हूं. तो कोई मेटाफिजिकल नहीं है, इसके पीछे कॉज एंड इफेक्ट है. It is conditioned and is therefore something purely physical. ये जो अच्छाई बुराई जो भी चीज है, ये कोई दूसरी दुनिया की बातचीत नहीं हो रही है, प्योरली फिजिकल है. और ये जो फिजिकल है, इसमें ये मत मानिएगा कि भगवान की आरती कर देना या पूजा पाठ कर देना वो कोई अच्छाई का काम है. अच्छाई मतलब वो जो आप जानते हैं कि अच्छाई है, वो अच्छाई नहीं है जहां पर आप सोचते हैं हम ये कर देंगे तो उसका असर अच्छा रहेगा. आप आए मेरे पास, आपने हेल्प मांगी, मुझे आपको हेल्प करने का मन किया, मैंने आपको हेल्प किया, ये अच्छा ही है. एज सिंपल एज दैट. क्योंकि बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि पूजा पाठ कराते हैं खूब, इस उम्मीद में कि कल को पुनर्जन्म अच्छा होगा. वो अच्छा ही नहीं है. इट इज कंडीशनड एंड इज देयर फॉर समथिंग प्योरली फिजिकल. इट इज अनत्ता.
अनत्ता बुद्ध का वर्ड है, नॉट द सेल्फ. For if thirst were the essence of man and thereby the self, then through all eternity there could be no deliverance from it, nor from suffering, since no one can annihilate himself. ये चीज एक बड़ी, बुद्ध का यह शहर जब बुद्ध को पढ़ रहे हैं तो बुद्ध वॉज वेरी मैथमेटिकल, वेरी सिस्टमैटिक इन थिंकिंग. भक्ति वक्ति नहीं मानते थे वो कि भगवान की पूजा पाठ करो, भजन करो, जैसे कबीर बोलते थे भजन करो. वो हर चीज को समझना चाहते थे. जैसे अभी हमने पढ़ा 2 मिनट पहले, कहते थे कि इच्छा क्यों है मेरे मन में मरने के बाद भी जीने की, हो सकता है मेरे अंदर में पॉसिबिलिटी हो तभी. ये एक थॉट को स्टडी ऐसे कह रहे हैं. हमारा जो रियल सेल्फ है, जो भी हम हैं, वो क्रेविंग नहीं है, थर्स्ट नहीं है, प्यास नहीं है. अगर खाली प्यास ही होती, हम लोग सच में खाली प्यास होते, तो उसको खत्म करने का कोई जरिया नहीं होता. हम इसके बजाय भी कुछ हैं, तभी इसको खत्म करने की पॉसिबिलिटी है. Were this the case, the doctrine of Buddha would become meaningless, since its very heart consists in pointing out a way of deliverance that may be trodden at all times and speedily lead to the goal, if the necessary attention is applied to its reading. हमारे अंदर में प्यास है और उसकी वजह से हम बार बार पैदा होते हैं और बार बार सफर करते हैं, लेकिन उसमें से डिलीवरेंस भी है, उसमें से हम बाहर भी निकल सकते हैं. खाली हम प्यास ही नहीं है. जैसे समंदर का पानी खारा होता है, लेकिन समंदर का पानी खारा क्यों होता है? क्योंकि उसमें नमक होता है. उसको आप उबालें तो नमक अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है. तो पानी खारा नहीं होता. कल हम लोग देख रहे थे सल्फ्यूरिक एसिड कैसे पानी में डाला, खड़खड़ खड़खड़, पता नहीं क्या क्या होने लगा, हम लोग टीवी में देख रहे थे. तो पानी का नेचर ऐसा नहीं है. ऐसे ही हमारा नेचर क्रेविंग नहीं है, हमारा ट्रू नेचर क्रेविंग नहीं है. तो जो भी आदमी, उन्होंने, बुद्ध ने कुछ बताए, कानून बताए, कुछ टीचिंग्स बताई, अगर उसको आप ध्यान से पढ़ते हैं तो बहुत जल्दी उस गोल तक पहुंच सकते हैं. कौन सा गोल? अपनी सफरिंग से आजाद होने का. इट इज राइडिंग वन सेल्फ ऑफ दिस थर्स्ट, सॉरी, रीडिंग oneself of this thirst which is so basic to all teachings of Buddha. RIDDING, रीडिंग मतलब खाली कर देना. कैसे हम अपने आप को उस थर्स्ट से खाली कर दें, ये बेसिक टीचिंग है बुद्धा की. He asked, उसने पूछा, what is this thirst dependent? ये जो हमारी प्यास है किस चीज पर डिपेंडेंट है? And he replied, बुद्ध ने अपने आप से पूछा कि ये जो मेरे मन में प्यास है मेरी लाइफ में, वो किस चीज पर डिपेंडेंट है? और फिर खुद ही जवाब आया, इट इन डिपेंडेंस ऑन सेंसेशन अराइजेस थर्स्ट. जो भी मेरे मन में सेंसेशन, बॉडी में सेंसेशंस होती है, उसके ऊपर, उसी की वजह से प्यास होती है. विदाउट द स्टिमुलस ऑफ सेंसेशन देयर इज नो डिजायर. अगर मुझे किसी चीज की सेंसेशन नहीं होगी तो मुझे उसकी इच्छा नहीं होगी. व्हेन एवरी सेंसेशन हैज वैनिश्ड कंप्लीटली एंड फॉरएवर, then all willing and all thirst of every kind is gone forever. तो अगर सब तरह की sensations हट जाएं तो कोई थर्स्ट नहीं रहेगी हमेशा के लिए. This thirst is dependent on sensation of eye contact, ear contact, nose contact, tongue contact, body contact and mind contact. जिस भी चीज के कांटेक्ट में आएंगे उसकी सेंसेशन आपके बड़ी कान में, आंख में, नाक में, उसको आप चाहते हैं. अगर सेंसेशन ही खत्म हो जाए तो डिजायर नहीं होगी. Thus contact gives rise to sensation. In turn, contact is dependent on, लेकिन ये contact किस चीज पर डिपेंडेंट है? Corporeal organism, इस बॉडी पर. इस बॉडी की वजह से तो हमको contact होता है, नाम रूपा. It is obvious that body perishes in death. यहां पर इमोशनल नहीं है. बुद्धा was very intense. He was gone beyond emotional disturbances. बिकॉज जब घर छोड़ के गए थे तो एक गुरु के पास गए, उसने जो जो बुलाया सब कुछ उन्होंने वैसे किया जैसे कोई डेडिकेटेड आदमी करेगा. उनको एक्सपीरियंस नहीं आया, फ्रीडम नहीं आया, सफरिंग तब भी रहती थी. बॉडी की भी वो छोड़ चुके थे मोह. वो एक जगह पर तो 30 दिन तक खाना नहीं खाए थे. वो भूख भी नहीं लगती थी उनको, बहुत टॉर्चर कर करके जीने की आदत पड़ चुकी थी. वो रेडी थे कि मरना भी पड़े इस ज्ञान के लिए तो मर जाएंगे. तो बॉडी तो मरती है डेथ पर,
इट्स कॉम्पोनेंट्स रिटर्निंग टू कॉमन स्टॉक ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑफ एक्सटर्नल नेचर। उसकी जो भी हमारा फिजिकल बॉडी है वो मिट्टी के साथ मिल जाती है, इनऑर्गेनिक नेचर के साथ। विथ द बॉडी पेरिशेज द कॉम्पोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, और जब बॉडी खत्म होती है तो पर्सनैलिटी भी खत्म हो जाती है हमारी। जैसे सेंसेशंस, परसेप्शन, मेंटेशन एंड कॉग्निशन, ये सब चीज बॉडी के साथ खत्म हो जाता है। दस बीइंग ट्रू and the fact of life after death being true, all doctrines of personal continuation after death must be rejected। अब डेथ और बॉडी अगर यही सच है तो इसके बाद कुछ नहीं होना चाहिए, सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। मेरे मन में क्वेश्चन आया, बात तो सही है, जब मर के सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। Then the only possibility of continuation involves the annihilation of the personality. This annihilation is continued in palingenesis। लेकिन होता यह है कि ये पर्सनैलिटी खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन खत्म होती नहीं है। ये पैलिंजेनेसिस में फिर से शुरू हो जाती है। पैलिंजेनेसिस पुनर्जन्म, ये नया वर्ड है, इन्होंने लिया है, बहुत से नए वर्ड डाले हैं इसलिए मुझे खोजना पड़ा था। दिस एनिलेशन इज कंटिन्यूड इन पैलिंजेनेसिस। ये जो एनिलेशन है ये चालू हो जाता है फिर से पुनर्जन्म में, विच मीन्स डीकम्पोजिशन एंड रिन्यूअल ऑफ द एंटायर पर्सनैलिटी। दस द डाइंग क्रीचर पेरिशेज एंटायरली। जो मरने वाला आदमी वो तो पूरी तरह से मर जाता है, टुगेदर विथ इट्स कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना भी खत्म हो जाती है। बट देयर रिमेन्स अ जर्म फ्रॉम विच अ न्यू पर्सनैलिटी अराइजेस टुगेदर विथ न्यू कॉन्शियसनेस। लेकिन एक जर्म रह जाता है। जर्म को आप ऐसे समझिए कोई एनर्जी जो फिर से जन्म लेती है। मरने वाली बॉडी खत्म हो गई, उसकी पर्सनैलिटी खत्म हो गई, लेकिन कोई जर्म है जो फिर से पैदा होती है। दस द पेन ऑफ डिपेंडेंस अल्टीमेटली कम्स टू इट्स एंड इन कॉर्पोरल ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद कॉन्शियसनेस, वेयर विथ इंडीड इन महा निदाना सूत्ता इट रीचेज द डेफिनेट कंक्लूजन। द रीजन फॉर दिस इज दैट द सर्कल ऑफ डिपेंडेंस इज एक्चुअली क्लोज्ड। नहीं, थोड़ा सा मैं भटक गया इसलिए आपको बता नहीं पाया। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब ये थर्स्ट खत्म हो जाती है, तब दोबारा जन्म नहीं होता। ये इस पूरे पैराग्राफ का मतलब है। द रीजन फॉर दिस इज दैट द सर्कल ऑफ डिपेंडेंस इज एक्चुअली क्लोज्ड। फिर दोबारा पैदा नहीं होता, बिकॉज सब कुछ खत्म हो जाता है। वी कैन ओनली एस्केप फॉर एवर फ्रॉम सफरिंग व्हेन वी सक्सीड इन लीविंग बिहाइंड फॉर एवर संसारा, द सर्कल ऑफ रीबर्थ। और इस सब एक भाई साहब, आपको याद है ना जब हम लोग कृष्णमूर्ति की उस दिन बात कर रहे थे, तो एक भाई साहब को बड़ी खराब लग रही थी कृष्णमूर्ति बार बार इस दुनिया को स्ट्रीम बोल रहे थे, और कृष्णमूर्ति बोल रहे थे उस आदमी के बारे में कि उसके बारे में सोचो जो स्ट्रीम में से बाहर निकल गया। एक किसी ने पूछा था कृष्णमूर्ति से कि मेरा भाई मर गया है, अब वो दोबारा पैदा होगा कि नहीं होगा। हम तीन लोग बैठे थे, मैं था और एक मैडम थी और एक भैया थे। तो बार बार कृष्णमूर्ति उस टॉक में बोल रहे थे कि तुम अपने बारे में, भाई के बारे में मत पूछो, बिकॉज वो तो इसी स्ट्रीम का हिस्सा है जहां पर दुख है, तकलीफ है, मिजरी है। उसके बारे में पूछो जो स्ट्रीम में से बाहर निकल गया। हमको ये स्ट्रीम ऊपर ऊपर से देखेंगे तभी अच्छी लगेगी, अगर गौर से देखना शुरू करेंगे तो दुखदाई है। और इस सफरिंग से कब खत्म हो सकते हैं, जब हम इस पर काम करना शुरू करें कि ये स्ट्रीम में से कैसे निकलें, इस संसार में से कैसे निकलें। क्योंकि ये संसार है क्या, यही छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, क्लास नहीं पढ़ाने देते, बीवी परेशान करती है चलो सोना चांदी खरीदो, माँ बाप परेशान करते हैं चलो पढ़ो लिखो। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। अगर आप मैं आज जा रहा था मोटरसाइकिल लेकर कुछ सामान खरीदे, तो एक गली में घुस गया मैं, पतली सी गली थी, बहुत दूर तक अंदर अंदर गली। मुझे लगा था मैं कहाँ जा रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं उसको भेज दूंगा, वो लड़का दिलीप काम करते हैं हमारे यहाँ, उसको भेज दूंगा। फिर जाते जाते अचानक एक जगह पर खूब बड़ा सा प्लॉट दिखाई दिया, मुझे अच्छा लगा कुछ सेकंड के लिए। वहां पर खालीपन था, गलियां, घर। फिर जब थोड़ा खालीपन आया तो अच्छा लगा, स्पेस आया तो अच्छा लगा। तो ये जो लाइफ में ढेर सारी, अब लोग कहेंगे यार जिंदगी तो यही है, इसी को जीना, इसी का नाम जीना है। लाइफ इज पेन, लाइफ इज मिजरी। एक बार इस सर्कल को छोड़ देते हैं, देन वी आर नो लॉन्गर एक्सपोज्ड टू न्यू बर्थ। तब दोबारा पैदा नहीं होते अगर हम कॉन्शियसली निकल जाते हैं तब। एंड सो टू न्यू फॉर्मेशन, और फिर दोबारा हमारी बॉडी भी नहीं बनती। फ्रॉम द मोमेंट द प्रोसेस बाय विच दिस न्यू फॉर्मेशन इज अकम्प्लिश्ड
For the entire duration of existence of newly forming body endowed with consciousness, we are again indissolubly bound to it. लेकिन जब तक आप ये नहीं करते, आप indissolubly bound हैं, इस बॉडी के साथ बाउंड हैं. आप नहीं भी चाहेंगे तब भी आपको पैदा होना पड़ेगा. Only at the moment of ensuing death can we entirely step out of संसार. ये मुझे शहर को पढ़ने के बाद समझ में आया, आशीष भाई, अगर इस पेनफुल दुनिया से बाहर निकलना है तो वो मोमेंट, कौन सा मोमेंट? जिस समय आप मरेंगे और नया जन्म लेने वाले, उसके बीच का मोमेंट. लेकिन वो मोमेंट हम रोज एक्सपीरियंस करते हैं सपने में, क्योंकि सपने में इस बॉडी को हम कुछ सेकंड के लिए छोड़ देते हैं, घूमते फिरते हैं. हालांकि हमारी बॉडी उस जो भी चीज जहां पर भी जाते हैं उसके साथ कनेक्शन फील होती है हमारी बॉडी का, लेकिन कुछ देर के लिए हम इस बॉडी से अलग हो जाते हैं. तो डेथ का भी हमारे पास कोई कंट्रोल है नहीं, बट वही रास्ता है, वही एक छोटा सा किवाड़ है इस जेल में से बाहर निकलने का. डेथ एंड न्यू बर्थ के बीच का टाइम, उसकी तैयारी करनी है. Thus all suffering is founded in the corporeal organism together with consciousness. सारी प्रॉब्लम जो है पता है इस फिजिकल बॉडी के साथ है, जो इस कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ी है. इसलिए सुसाइड भी कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि सुसाइड कर लिया तो क्या होगा, ये कॉन्शियसनेस और ये बॉडी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन एक जर्म रहेगा जो फिर से अपनी एफिनिटी के साथ एक नया वही सब कुछ क्रिएट कर देता है जैसा था, रिवाइंड हो जाती है. Thus all suffering is founded in corporeal with consciousness or sixth sense machine in general, the machine of suffering in particular. इस बॉडी को सहर और बुद्ध क्या बोल रहे हैं? मशीन ऑफ सफरिंग. ये सफरिंग की मशीन है. These two united, the body endowed with consciousness or the conscience of the thirst for existence during existence previous to our most recent birth, which existence had as its ancestral condition, a corporeal organism together with consciousness and so on backward to all eternity. एक ही बात को दो बार रिपीट किया है. ये जो बॉडी है और इसका जो कॉन्शियसनेस है, ये किससे जुड़ा हुआ है? पिछले जन्म की बॉडी और कॉन्शियसनेस से, और वो उसके पहले वाले, और वो एड इन्फिनिटम. आजाद ही नहीं हो पा रहे हम लोग. थोड़ा सा बोरिंग है ये, मतलब. लेकिन आज का जो पर्पस था वो मटेरियलिज्म था कि चलो लोग कुछ भी समझाएं, कुछ भी कहें. जैसे लॉज ऑफ टेम्परेचर है, लॉज ऑफ एरोडायनेमिक्स है, ऐसे ही लॉ ऑफ मॉरल्स है. उसकी कोई बाईपास नहीं कर सकते आप. बस 5 मिनट और. The content of the formula of casuality may be summed up succinctly as follows. बहुत अच्छे तरीके से, succinctly मतलब बहुत अच्छे तरीके से हम इसको फॉर्मूला को लिख सकते हैं. Personality in both its main groups, the corporeal organism together with consciousness is the real substratum, is conditioned by thirst and thirst by our bygone personality. So astonishingly simple is the formula of origination of by dependence. एकदम सिंपल है. आपका जन्म, आपकी बॉडी है और कॉन्शियसनेस है, ये किस चीज से जुड़ी हुई है? थर्स्ट से. ये पैदा हुई है थर्स्ट से, प्यास से. और ये प्यास कहां से आई है? पिछले जन्म की बॉडी से. और पिछले जन्म की बॉडी कहां से आई है? उसके पहले की प्यास. प्यास और पर्सनैलिटी, प्यास और पर्सनैलिटी. द रूट ऑफ सफरिंग इज फुली लेड बेयर. साफ आपके सामने बता दिया है कारण क्या है सफरिंग का. वी हैव पेनिट्रेटेड टू द unweird builder of our corporeal organism itself, through which, as through the machine of suffering, all suffering becomes primarily possible for us. This body is the cause of all suffering. At the same time, we have recognized this builder of the machine of suffering as a fellow who has nothing at all to do with our true essence. और ये जो physical body है, ये एक ऐसा हमारा दोस्त है जिसको हमारे एसेंस से कुछ लेना देना नहीं है. मतलब वो अपने आप ट्रूथ को जानने की, गॉड को जानने की, सोल को जानने के लिए कुछ करेगा नहीं, हमको करवाना पड़ेगा. टू whom therefore we need only hand his passport in order to be free for ever for any reincarnation. बोलता है हमको उसका पासपोर्ट वापस कर देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा जा, अब हमको दोबारा नहीं पैदा होना है. तभी आप इस सफरिंग में से आजाद हो सकते हैं. अब लास्ट पैराग्राफ में बहुत झेला रहा हूं, मुझे भी पता है आपको. We are now ready to understand the second of the 4 holy truths. कोई 4 होली ट्रूथ हैं बुद्धिज्म में.
तो सेकेंड होली ट्रूथ ये है, दिस इज द मोस्ट एक्सीलेंट ट्रूथ ऑफ द ओरिजिनेशन ऑफ सफरिंग। सबसे खास सच्चाई है कि सफरिंग कैसे पैदा हुई। इट इज थर्स्ट जनरेटिंग रीबर्थ, ये हमारी प्यास है जिसकी वजह से हम फिर से पैदा होते हैं। थर्स्ट एकम्पनीड बाई प्लेजर एंड लस्ट, थर्स्ट जिसमें कि हम प्लेजर चाहते हैं और लस्ट चाहते हैं। लस्ट मतलब सेक्स और किसी भी तरह का लालसा। नाउ हियर एंड देयर टेकिंग डिलाइट, थर्स्ट फॉर सेंसुअल प्लेजर्स, थर्स्ट फॉर बिकमिंग, फॉर एग्जिस्टेंस, थर्स्ट फॉर एनिहिलेशन। छूट गया आपसे, मुझसे भी छूट गया था। एक शब्द था जो नया था, बाकी सब पुराना था। जैसे कोई फिल्म आपने पुरानी देख ली हो, आपने उसका नया वर्जन देखा हो, तो एक लास्ट सीन नया डाल दिया, आप बोले यार ये तो आया नहीं, ये तो इसका तो वेट करा था। ये जो प्रॉब्लम है हमारी सफरिंग का, उसका कॉज क्या है? फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी का कॉज क्या है? थर्स्ट। थर्स्ट जिसके साथ, जिसमें प्लेजर चाहते हैं हम, लस्ट चाहते हैं, सेक्स वेक्स चाहते हैं, एंड थर्स्ट फॉर एनहिलेशन। जब अपने आप को खत्म करने का थर्स्ट आएगा, तभी हम खत्म कर पाएंगे अपनी सफरिंग। एनिहिलेशन समझते हैं ना? खत्म करना। मेरे पास अभी कपड़े हैं, करीब अलमारी भरी हुई है कपड़ों से। अब मैं धीमे धीमे उसको खत्म करूंगा। अगर खत्म नहीं करना चाहूंगा तो खत्म नहीं कर पाऊंगा। ये जो प्यास है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इनर्शियटिक फोर्स है, कभी रुकेगी नहीं। उसको ब्रेक लगाना पड़ेगा कस के। दैट इज थर्स्ट फॉर एनिहिलेशन। इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमारे अंदर में इच्छा पैदा हो, डिजायर पैदा हो सफरिंग को खत्म करने की। सुसाइड इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ थर्स्ट ओनली। या क्राइंग और गेटिंग डिजेक्टेड और डिप्रेस्ड इज अ काइंड ऑफ थर्स्ट ओनली। जितनी बार भी दुख आए या बोर्डम आए, ये जान लीजिए मेरे मन में एक लाइफ में थर्स्ट है और वो पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है। जब मैं कॉन्शियसली चाहूंगा, ये लोग, ये जो साधु टाइप के लोग होते हैं, जानबूझ के भिखारी टाइप की जिंदगी जीते हैं। मैं आपसे नहीं कह रहा भिखारी टाइप की जिंदगी जिए, आप जानने की कोशिश करिए क्या है, किस चीज को वैल्यू करते हैं ये लोग, क्यों ये पैसा नहीं कमाना चाहते। ये लोग खाने को भी बेस्वाद करके खाते थे। ब्राह्मण महर्षि के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे उस दिन। खाना एक बाउल में लेते थे, वो अलग अलग स्वादिष्ट खाने को एक साथ मिक्स करके खा जाते थे। बोलते हैं स्वाद की आदत डालोगे तो स्वाद तुम्हारी फिजिकल बॉडी का तुमको और मन करेगा कि बॉडी और अच्छी हो जाए। बट उनको किस चीज की चिंता थी? इस फिजिकल बॉडी से जो परेशानियां पैदा हो रही हैं उससे आजादी की चिंता थी। ये कोई वो नहीं है सत्संग है किसमें हम आपको बड़ी बड़ी चीजें सिखा रहे हैं। सिंपल सी चीज है, कुछ दिनों में डेथ आने वाली है और फिर पैदा होंगे, फिर से वही सब चक्कर चालू होगा और फिर से वही प्यार मोहब्बत रुपया पैसा कमाना, फिर से इन सब से कोई फ्रीडम है? उस फ्रीडम की बात कर रहे हैं। जब तक वो फ्रीडम की इच्छा नहीं करेंगे तब तक फ्रीडम नहीं आएगी। थर्स्ट फॉर एनिहिलेशन। रिम्पी मुझसे कहती हैं कि पता है, हम एक आंटी हैं, उन्होंने कोई हीरे की अंगूठी खरीदी अपने दामाद के लिए। अभी बेटी की शादी पक्की नहीं हुई है। तो बोलती है बताओ, हमारी शादी ऐसी नहीं हुई, हमारी शादी बहुत ऐसी एवरेज तरीके से हो गई, बहुत धूमधाम से नहीं हुई थी। लव मैरिज किया था, माँ बाप गुस्सा थे, वैसे ही उधर से भी रिम्पी के माँ बाप भी बहुत गुस्सा थे। मेरे माँ बाप भी ऐसे नहीं घर में से निकाल देते हैं, जाओ काम वाली को घर से बाहर निकाल देते हैं, ऐसे ही हम लोगों को निपटा दिया शादी करके। तो अभी भी रिम्पी के मन में कभी कभी मलाल रहता है उस चीज़ का। तो बता रही थी रूबी और सफायर के बारे में कि वो खरीदा उसने। तो फिर मैं बता रहा था उसके बारे में, जनार्दन जी के बारे में। एक बार मैंने ऐसी एक शादी अटेंड की थी। हम लोग वहाँ रहते थे, दिल्ली के फरीदाबाद के स्कूल में रहते थे, मैं टीचर था वहाँ। खबर मिली कि वहाँ शादी हो रही है। जैसे गए तो
गेट के बाहर एक बड़ा सा गेट था और 10-12 हज़ार लोगों को बुलाया गया था खाना खाने के लिए। गांव के लोग थे। बाहर 2 बड़ी बड़ी मर्सिडीज रखी हुई थी शादी में देने के लिए, दहेज में। अंदर गए तो मेला लगा हो, जैसे जंगली जानवर खाते हो ना, यहाँ भी उठाओ, ये भी फेंको, ये भी लो, ये भी खाओ। इतनी बहुत गंदगी थी और बदसूरतपन था। खा भी नहीं पाए हम लोग, सब देख देख के परेशान हो जा रहे थे। ढेर सारा खाना था, ये भी खाएं कि वो भी खाएं, दिमाग ही नहीं सोच पा रहा था क्या करें। जिस माइंड को और जिस बॉडी को लेकर के हम सोच रहे थे उसको एंजॉय कर लें, उसको एंजॉय भी नहीं कर पाए। क्या ये बॉडी और माइंड बना हुआ है एंजॉय करने के लिए? अगर है तो क्यों नहीं एंजॉय कर पाते? या शायद खाली हमको लगता है कि एंजॉय करने के लिए बना है और रियलिटी में नहीं बना है। 40 साल तो हो गए मुझे एंजॉय करने की कोशिश करते करते, कभी पूरी तरह से एंजॉय होता ही नहीं। क्या पता मैं किसी भ्रम में जी रहा हूं, क्या पता कहीं और जॉय है, क्या पता कहीं और आजादी है। आई एम रियली थैंकफुल एंड सॉरी टू बोर यू सो मच। अभी आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाला है। कल आएगा कि परसों?